करेंगे आज कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या क्या इश्यूज आते हैं जब भी हम इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे। तो उसमें पहला इशू जो है वो है नेचर वर्सेस नर्चर, जो कि हमने बहुत बारी एक ये ह्यूमन डेवलपमेंट में भी पढ़ा था ये वाला टॉपिक। नेचर मतलब क्या हुआ, नर्चर मतलब क्या हुआ। नेचर वर्सेस नर्चर का मतलब है कि कैसे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारी इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है हमारे बिहेवियर को फॉर्म करने में, कि हमारा एनवायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो विच इज़ मोर इन्फ्लुएंशियल इन ह्यूमन कॉग्निशन, किस चीज़ की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, नेचर की या नर्चर की। तो इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ जो हमें हेरिडिटरी मिलती हैं, या फिर जो हमारे अंदर पहले से बायोलॉजिकली प्रेजेंट है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट से हमें मिलती हैं, यानी कि एनवायरनमेंट हमारे ऊपर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस करता है, और जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं अपने एनवायरनमेंट के। तो दोनों में से कौन सी चीज़ है जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, नेचर का कि नर्चर का, मतलब कि इनहेरिटेड इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स का या फिर एनवायरनमेंट का। तो इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इनहेरिटेड भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पे आपको इसका मतलब इनहेरिटेड मिलेगा। इनहेरिटेड हो गया या इननेट हो गया, तो जो हमारे अंदर बायोलॉजिकली प्रेजेंट है या डिस्पोजिशन है जो हमारे, वो सारा इसमें आ जाएगा इननेट में। और नर्चर मीन्स हमें किस तरीके से पाला गया है, किस तरीके से हमारे वो एनवायरनमेंट है, जिस कल्चर में हम रहते हैं, जिस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे कल्चर में जो हमारे कॉग्निशन पे इफेक्ट कर सकती हैं। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू जो इसमें आता है वो आता है रैशनलिज्म वर्सेज इंपीरियलिज्म। तो ये हो गया हमारा दूसरा इशू। हाउ शुड वी डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट आवरसेल्फ एंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस? शुड वी ट्राई टू रीजन लॉजिकली बेस्ड ऑन ऑलरेडी वी नो, और शुड वी डू सो बाय ऑब्जर्विंग एंड टेस्टिंग? अब यहाँ पे वही बात हो गई जैसे हम 11th क्लास की साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि कॉमन सेंस जो है वो ठीक है, या फिर जो हमारी साइकोलॉजी में जो वो आता है टेस्ट करके जो रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा बेटर है। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग चलिए, जो चीज़ें हमें नजर आती हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, हम जो है जैसे अगर आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन कह रहा है कि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और दूसरी तरफ एक स्टडी हो रखी है जो बता रही है कि उसके दूसरे तरीके से पढ़ने से मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपका किस तरफ ज़्यादा आपको ट्रस्ट होगा, कि कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन बोल रहा है जिसने खुद ये चीज़ ट्राई कर रखी है, या आपकी जो साइंटिफिक स्टडी हो रखी है जिससे जहाँ पे वो चीज़ टेस्ट हो रखी है। तो वही यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि रैशनलिज्म में जाएं कि इंपीरियलिज्म में जाएं, मतलब लॉजिकली रीजनिंग दें अपने एक्शंस को, अपने कॉग्निशंस को, या फिर उसकी टेस्टिंग करें, ऑब्जर्वेशन करें, टेस्टिंग करें, या फिर इन दोनों को हम किस तरीके से कंबाइन करें। ये एक इशू आ जाता है कि रैशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म में कैसे डिफाइन करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को। फिर आता है तीसरा इशू आता है स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेसेस। शुड वी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड और फोकस ऑन प्रोसेस? तो हम स्ट्रक्चर पे पढ़े ह्यूमन माइंड के, स्ट्रक्चर में जैसे कंटेंट, एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट्स आ गए कि माइंड में स्ट्रक्चर्स क्या है, या उसके प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करें जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उसमें, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इशूज। नेक्स्ट इशू इज डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। तो डोमेन जनरलिटी है और दूसरा डोमेन स्पेसिफिसिटी है। आर दी प्रोसेसेस वी ऑब्जर्व लिमिटेड टू सिंगल डोमेन, और आर दे जनरल अक्रॉस वैरायटी ऑफ डोमेन्स? जो भी प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं क्या वो एक पर्टिकुलर सिंगल डोमेन में आते हैं, या फिर वो जनरल वैरायटी है अक्रॉस डोमेन्स की जिसमें वो प्रोसेसेस हमें दिखेंगे। सो ऑब्जर्वेशन आपकी जो भी है वो एक सिंगल डोमेन में अप्लाई होगी, या वो सारी डोमेन्स में। अगर मान लो आप मेमोरी के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो वो सेम टाइप की लर्निंग पे भी अप्लाई होगी, सेम टाइप की रिमेंबरिंग पे भी अप्लाई होगी, सेम आपकी ऑब्जर्वेशन के सारे डोमेन्स की अपनी अपनी अलग ऑब्जर्वेशन करनी है। तो ये यहाँ पे ये इशू आता है कि जनरलिटी हम कर सकते हैं, अपने टेस्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं हर डोमेन पे, या हमें एक स्पेसिफिक डोमेन पे ही फोकस करके वो करना है, टेस्ट करना है, उसके रिजल्ट निकालने हैं। पांचवी चीज इसमें आती है वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फ्लुएंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो शुड वी स्टडी कॉग्निशन बाय यूजिंग हाईली कंट्रोल एक्सपेरिमेंट? कॉजल की बात जो आती है इसका मतलब आप समझ लो ये कह रहा है कॉज एंड इफेक्ट, और कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो क्या हमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर हमें ज्यादा नेचुरलिस्टिक टेक्निक्स को यूज करना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके करना चाहिए? हाईली कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि टेस्टिंग करनी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन क्या वो चीज एक्सटर्नली वैलिड है जो आपने लैब में करनी है, कोई एक्सपेरिमेंट जो आपने लैब में किया है, क्या वो रियल लाइफ में भी उसका रिजल्ट सेम आएगा, क्या लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे सेम, या फिर हमें नेचुरलिस्टिक कंडीशन में जाकर स्टडी करनी चाहिए जिससे ये पता रहे कि एक्चुअल में रियल लाइफ में किस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो किस चीज की वैलिडिटी ज्यादा है, कॉजल इन्फ्लुएंसेस की, लैब वाले एक्सपेरिमेंट की, या इकोलॉजिकल वैलिडिटी की, मतलब बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करने की? नेक्स्ट आता है अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। ये तो दो टाइप की रिसर्च होते हैं साइकोलॉजी में, 11th क्लास में हम ये पढ़ते हैं कि दो टाइप होती है, अप्लाइड और साइकोलॉजी और बेसिक साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है कि क्या चीज़ ज़्यादा जरूरी है, अप्लाइड या बेसिक? बेसिक रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी को। अप्लाइड मतलब कि जहाँ पे हम वो सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करके देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे अप्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई कि बेसिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी में? फिर आ जाता है बायोलॉजिकल वर्सेज बिहेवियरल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स मतलब कि आपके बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड का मतलब यह है कि बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करें या अपने बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करें। ब्रेन को पढ़ना चाहिए, उसके फंक्शंस को पढ़ना चाहिए, ये सब बायोलॉजी में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों के बिहेवियर को पढ़ते हैं तो क्या वो भी अपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हमारी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा? शुड वी स्टडी द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन? मतलब अपने ब्रेन को स्कैन करके थ्रू ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स को यूज करें, ब्रेन को स्कैन करें, ब्रेन के अंदर की जो न्यूरो साइंस वाली फील्ड होती है उसका यूज करें, या फिर हमें पीपल बिहेवियर को ज्यादा फोकस करें? जैसे कि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि हमें उनके रिएक्शन टाइम पे या उनके रिस्पॉन्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल? तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े, ये जो 7 इश्यूज हमने पढ़े अभी तक,
ये सारे इश्यूज आते हैं जब भी हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ते हैं आगे, और डिटेल में जब इसके जाते हैं तो हमें ये सारे इश्यूज देखने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट में आपको लगता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा वैलिड हो रहा है और दूसरे उसमें लगता है कि आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा वैलिड है। कहीं पे लगेगा कि नेचर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे लगेगा नर्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं आपको लगेगा कि रैशनली सोच के करना चाहिए, कहीं पे आपको लगेगा कि हमें इंपीरिकली टेस्टिंग करनी चाहिए। तो ये सारे इश्यूज हैं हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। फिर आ जाता है की आइडियाज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। की आइडियाज क्या है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में? डेटा इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज, बट थ्योरीज आर एम्प्टी विदाउट इंपीरिकल डेटा। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डेटा जो है, जो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उस डेटा को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन थ्योरी एक डेटा की एम्पीरिकल डेटा होना चाहिए, लेकिन एम्पीरिकल मतलब टेस्टेड होना चाहिए, साइंटिफिकली टेस्टेड होना चाहिए। तो कॉग्निशन इज जनरली अडेप्टेड बट नॉट इन ऑल स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। कॉग्निशन मतलब एक जनरली अडेप्टिव बिहेवियर है। कॉग्निशन का मतलब है कैसे कैसे हम अडेप्ट करते हैं अपने आप को एनवायरमेंट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में वही चीज काम करे। कॉग्निटिव प्रोसेस इंटरेक्ट विद ईच अदर विद नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। हमारे जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, रिमेंबरिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्लस हमारे नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ये जो हमारे अदर प्रोसेसेस होते हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। कॉग्निशन नीड्स टू बी स्टडीड थ्रू अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो कॉग्निशन को पढ़ने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स की ज्यादा जरूरत है, और वैरायटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स आएंगे, सिर्फ एक नहीं, इसमें हम अलग अलग टाइप से साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करेंगे। ऑल बेसिक रिसर्च इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में लीड टू एप्लीकेशंस एंड ऑल अप्लाइड रिसर्च में लीड टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे वही क्लियर कर रहे हैं ये बात बिल्कुल, कि जितनी भी आप बेसिक रिसर्च करोगे फाइनली उसका यूज क्या होगा, आप उसको अप्लाई करोगे, और जब आप उसको अप्लाई करोगे तो आपकी बेसिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो बेसिक और अप्लाई एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जब तक आप अपनी बेसिक नॉलेज अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है। तो ये सारे आइडियाज हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। जैसे इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है, थिंक अबाउट सम फील्ड्स ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी टू विच दीज की थीम्स इश्यूज एंड अप्लाई। तो अब यहाँ पे आप कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में सोच सकते हो जहाँ पे ये जितने भी इश्यूज हमने पढ़े हैं किस तरह की सिचुएशन में अप्लाई हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप अपना सोच के रिसर्च कर सकते हो कि ये इश्यूज कौन सी पर्टिकुलर स्टडीज में आते हैं, हम जब कौन से टाइप का बिहेवियर स्टडी करने लगते हैं तो हम इस तरह की इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। फिर आ जाता है कंप्यूटर मेटाफर एंड ह्यूमन कॉग्निशन। कंप्यूटर मेटाफर का मतलब है हमने कंप्यूटर के साथ क्यों अपने कॉग्निशन को कंपेयर किया हुआ है, हम उसको कंप्यूटर की तरह क्यों बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है वैसे ही हम कॉग्निशन को भी बोलते हैं कि ये कंप्यूटर की तरह इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर मेटाफर एंड ह्यूमन कॉग्निशन में ये बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत ही फास्ट टाइम में कर लेता है, लेकिन ह्यूमन का ब्रेन अगर इससे कंपेयर करें तो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कुछ फंक्शंस करने में। तो किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर की वर्किंग से? अब कुछ चीजें हैं जो कंप्यूटर बहुत फास्ट, जो हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने, जैसे हाई स्पीड में जो परफॉर्म करता है कंप्यूटर मैथमेटिकल फंक्शंस वो बहुत ज्यादा है, प्लस जो एक प्रॉपर उसके अंदर जो कोडिंग डली हुई है वो उसके अलावा कहीं और, मतलब एक जो रूल सेट हो रखे हैं उसमें लॉजिक के, वो उसी को फॉलो करता है। कंप्यूटर कभी भी उसमें अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता है कि मैं अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो कुछ नया उसमें ऐड कर लूँ। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंप्यूटर जो बेटर करता है कि एक रूल को फॉलो करना प्रॉपर और एक फास्ट करना बहुत काम। और इन चीजों में जो ह्यूमंस हैं वो उनको कहते हैं कि वो इन चीजों में पुअरली परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन में उनको टाइम लगता है, और रूल गवर्न लॉजिक नहीं होता, हम लोग एक बार अपने कॉमन सेंसिकल लॉजिक्स भी लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करी जाए तो हम किस चीज में ज्यादा बेटर है, हम जनरलाइजेशन कर लेते हैं। अगर हमें पता चलता है कि किसी एक चीज में कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई फिट बैठ रहा है कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो वो इस तरह की हर सिचुएशन में आ जाएगा। हम इन्फ्लुएंसेस बहुत जल्दी कंक्लूजन निकाल लेते हैं किसी भी चीज का, हम एनालाइज कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझ जाते हैं, प्लस हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी है जो कंप्यूटर ज्यादा अच्छी कर लेता है, कुछ ऐसे जो ह्यूमन ज्यादा अच्छी कर लेते हैं। तो इसलिए इन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि ऐसे नहीं है कि टोटली हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर ही हर तरीके से बेस्ट है या ह्यूमन ब्रेन ही हर तरीके से बेस्ट है। और प्रॉब्लम, और ये भी प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा कि जो सेकंड जनरेशन कॉग्निटिव कंप्यूटर साइंटिस्ट है ना, वो बिल्कुल ही एक ऐसा ब्रेन, एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल ही ब्रेन की तरह हो, बिल्कुल ही उसकी तरह काम करता हो, जो अभी फिलहाल इस चीज पे काम चल रहा है। प्लस इसमें ये लिखा है कि जो कंप्यूटर्स है ना, दीज न्यू कंप्यूटर्स आर समटाइम कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स एंड एक्ट मोर लाइक ह्यूमन देन अर्लियर वर्जन। तो अब जो न्यू कंप्यूटर्स बन रहे हैं जिनको ब्रेन की तरह कोशिश कर रहे हैं वो और ज्यादा एडवांस करने की, जैसे हम जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, उसमें वो उस तरह की इंटेलिजेंस डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक रूल को पर्टिकुलरली स्ट्रिक्ट रूल ना फॉलो करे, कहीं कहीं पे वो अपनी जनरलाइजेशन को भी अप्लाई कर सकें, इन्फ्लुएंसेस इस तरह की चीजें कर सकें जो एक ह्यूमन कर पाता है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर बन रहे हैं उनको इन्होंने नाम दिया न्यूरल नेटवर्क्स। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो इन कंप्यूटर्स को भी इन्होंने उस तरह से नाम दिया न्यूरल नेटवर्क। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं ये इस तरह के पैटर्न्स फॉलो कर पाते हैं, जैसे वो जनरलाइजेशन कर पा रहे हैं या कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न्स को समझ पा रहे हैं, या फिर मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़े से स्लो है। तो ये सारी चीजें उन्होंने उसमें डालने की कोशिश की है। एक चीज जो अभी भी नहीं डाल पा रहे हैं वो है इमोशंस वाला पार्ट अभी भी नहीं आ पाया है, लेकिन अभी और ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है जैसे जैसे। तो और कोशिश करी जा रही है कि बिल्कुल ही इस तरह के कंप्यूटर्स बनाए जाएं जो ह्यूमन ब्रेन को बिल्कुल ही रिजेंबल तो करते हो, प्लस एकदम उसी की कॉपी हो, उसी तरीके से काम करते हो, बिल्कुल ही उनकी वर्किंग बिल्कुल ही ब्रेन की जैसी हो। तो इसके बाद फिर ये कंप्यूटर के बाद आ जाता है कॉग्निटिव साइंस।
कॉग्निटिव साइंस क्या है? जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी पहले हम बोल रहे थे इतनी देर से। कॉग्निटिव साइंस का मतलब है जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एरिया में कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा रोल आ गया है, न्यूरो साइंस का बहुत ज्यादा रोल आ गया है। तो तीनों चीजों को मिला के इन्होंने क्या बोल दिया है? कॉग्निटिव साइंस। इसमें कंप्यूटर साइंस को भी इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि अभी हमने देखा कि कंप्यूटर्स के साथ कंपेयर करा जाता है, कोशिश की जाती है कि कंप्यूटर के थ्रू हमें हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को समझा जाए और ज्यादा बेटर तरीके से समझा जाए। न्यूरो साइंस का इन्वॉल्व हो गया क्योंकि ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जो आ गई हैं, जिससे हम अपने ब्रेन की एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से स्कैन कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज को देख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें एक साथ हो गई हैं। अब अगर अभी इस टाइम पे कोई साइकोलॉजिस्ट कॉग्निशन के बारे में पढ़ेगा, तो वो ये दोनों चीजें हटा के नहीं पढ़ेगा, वो ये दोनों चीजों को यूज करेगा, कंप्यूटर्स को यूज करेगा, न्यूरो साइंस को यूज करेगा। इसलिए आज के टाइम पे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को ज्यादा बेटर तरीके से बोलते हैं कॉग्निटिव साइंस। द बाउंड्रीज बिटवीन दीज डिसिप्लिन्स आर समटाइम हार्ड टू डिस्टिंग्विश। दैट इज सम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बी क्लोजर टू न्यूरो साइंस एंड अदर टू कंप्यूटर साइंस। तो वही है कि कुछ पार्ट ऐसा है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का जो न्यूरो साइंस से ज्यादा क्लोज है, और कुछ पार्ट ऐसा है जो कंप्यूटर साइंस के ज्यादा क्लोज है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेक फुल यूज ऑफ रीसेंट डिस्कवरीज इन न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। तो अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस का पूरा यूज किया जाता है ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो न्यूरो साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? पहले स्टार्टिंग में ये बात कर रहे हैं कि अर्ली एजेस में जो था इतना ज्यादा अटेंशन नहीं दी जाती थी किन चीजों को? फिजियोलॉजी को, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी के, हमारे जो अंदर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर था और जो हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था ब्रेन का, उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले नहीं दी जाती थी। तो अब ये क्या हो गया है कि धीरे धीरे जैसे न्यूरो साइंस में डेवलप होने लगी है चीजें, तो अब इनको ये समझ में आ गया कि हम ब्रेन की एक्टिविटीज को जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी हमें अपने कॉग्निटिव एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। तो अब फोकस कहाँ पे हो गया है? एक ब्रेन को एज अ होलिस्टिक ऑर्गन की तरह फोकस करते हैं कि ब्रेन अपने आप में कितना होलिस्टिक ऑर्गन है, जिसके फंक्शंस अगर हम समझेंगे तो हमें हो सकता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी को क्लियरली समझने में हेल्प मिले। तो फोकस हो गया है कि ब्रेन में कौन से ऐसे पार्ट हैं जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे लर्निंग ब्रेन के कौन से पार्ट से होती है, रिमेंबरिंग फॉरगेटिंग कौन से पार्ट से होती है, मेमोरीज किधर बनती है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। न्यूरो साइंस की डेवलपमेंट होने से ब्रेन के ऊपर फोकस ज्यादा हो गया है। और इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स भी आ गई हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है लिखा हुआ MRI, PET, EEG, कुछ ऐसी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं जिसको कंप्यूटर का एक साथ में यूज करके और ये न्यूरो साइंस का यूज करके हम ब्रेन की एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं। और स्पेशली उस टाइम पे जब ब्रेन कुछ कॉग्निटिव फंक्शन में हो, कॉग्निटिव फंक्शन में मतलब कोई मेमोरी वाले फंक्शन चल रहा हो ब्रेन में, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हो, या थिंकिंग चल रही हो, उस टाइम पे किस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं, उसको हम ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू स्कैन करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेन के पर्टिकुलर एरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए। तो न्यूरो साइंस का कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ मिलकर ये चीज फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो गया है कि ब्रेन में कौन से स्पेसिफिक ऐसे एरियाज हैं जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आपका ये ब्लॉक 1 का यूनिट 1 खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ब्लॉक का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।